हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से वाई एकेडमी में। मैं हेमंत सर आपकी क्लास ले रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी पर। और यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि साउ स्क्रीनिंग जैसे टेस्ट में कैसे कैसे क्वेश्चंस इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पूछे जाते हैं। यहाँ पर सबसे बेसिक से लेते हुए हम जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका बोर्ड पर पहला ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर, कि आपको बोल दिया जाएगा कि यहाँ पर ए एंड बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इन सब को हटाकर अगर एक वैल्यू आपको बतानी हो तो वो कितनी होगी वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे। इसके लिए आपको जो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल फॉर्मूलेज हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला, तो सीरीज में अगर हमारा रेजिस्टेंस है तो उसका फॉर्मूला सिंपल सा हो जाता है आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और जितने भी रेजिस्टेंस हो एंड सो ऑन। हम सबको ऐड कर लेंगे, सिंपली हमको रेजिस्टेंस इन सीरीज मिल जाता है। और वहीं अगर हम बात करें पैरेलल की तो वहां पर हमारा क्या होता है, फॉर्मूला अगर हम बात करें आर इक्विवेलेंट का तो वहां पर आप 1/R इक्विवेलेंट निकाल रहे होते हैं और फॉर्मूला हमारा 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 एंड सो ऑन। तो यही हमारा फॉर्मूला किसका हो जाता है, रेजिस्टेंस इन सीरीज का। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता तो होगा, बट जब आप इसको क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए ए पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को ए बोला जा रहा है तो क्या इसको भी बोला जाएगा? हाँ, क्योंकि बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस ना होने की वजह से ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट है, इसलिए इसका भी नाम हम ए रख दिए। क्या ये पॉइंट को भी ए बोला जा सकता है? क्या इस पॉइंट को भी ए बोला जा सकता है? क्या इस पॉइंट को भी ए बोला जा सकता है? तो ये सारे पॉइंट ही ए पॉइंट के नाम पर आप रख दीजिए। उसके बाद देखिए बी पॉइंट को किसको किसको बोला जाता है, तो यहाँ पर ये पॉइंट बी हो जाएगा क्योंकि ये बी है तो ये भी बी है, ये भी सिमिलरली ये पॉइंट भी बी है एंड ये पॉइंट भी हमारा बी है। ये करने के बाद आप एक बार सर्किट ड्रॉ करिए। सर्किट इन द सेंस आपको सिर्फ दो पॉइंट निकालने हैं ए एंड बी, और एक एक रेजिस्टेंस को आपको देखना है कि अच्छा ये रेजिस्टेंस की बात करें तो ये कहां से कहां कनेक्टेड, ये कनेक्टेड है बिटवीन ए एंड बी, तो आप ऐसे कनेक्ट कर दीजिए और इसका वैल्यू लिख दीजिएगा। अब इसके बाद ये रेजिस्टेंस कहां कनेक्टेड है, बी एंड ए, तो अगेन इसका मतलब ये भी हमारा यहीं पर कनेक्टेड होगा यानी पैरेलल में, और इसका वैल्यू भी 3 ओम लिख दिए और टिक लगाते चले जाइएगा ताकि आपको पता चल जाए कि किस किस रेजिस्टेंस का हमने काम कर लिया है। ये अगेन क्या हो जाएगा, ए एंड बी के बीच में, तो फिर से हमारा 3 ओम का यहां पर भी आ गया। अब इस रेजिस्टेंस की बात करें तो ये कहां कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है बी पॉइंट एंड बी पॉइंट के बीच में, तो यहां पर बी पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस दोनों कुछ ऐसे कनेक्टेड हैं, बी पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और बी पॉइंट पे ही खत्म हो जाते हैं। तो क्या ये रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। तो ये रेजिस्टेंस एक्चुअली में हमारे सर्किट में है ही नहीं। तो हमारे सर्किट में सिर्फ और सिर्फ ये 3 रेजिस्टेंस है अगर हम बात करें ए से बी तक जाने की, और ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो 3 रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड हुए तो इसका हमारा आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, और यहां पर अब एलसीएम लेंगे 3 एंड 3 आ जाएगा 1, और आर इक्विवेलेंट भी हमारा हो जाएगा 1 ओम। रेसिप्रोकल भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, आंसर विल बी 1 ओम। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको मिल गया है यहाँ पर। तो ये देखा आपने कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये सर्किट इतना सा बन गया और फिर हमारा यहाँ पर इजिली हमारा आंसर हमको मिल गया। चलिए कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस फिर से लेते हैं, देखते हैं वो आप पॉज करके सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप जैसा कि क्वेश्चन देख पा रहे हो, क्या इसको आप सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। यहाँ पर भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है, तो क्या होगा इसका आंसर। तो जरा इसको पॉज करके आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने कर लिया है तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ इसका।
अगर ये पॉइंट ए है तो क्या इस पॉइंट का भी नाम ए होगा? हाँ, ये भी ए है। और यहाँ ये पॉइंट ये भी ए ही है, और ये पॉइंट भी हमारा ए पॉइंट ही रह जाएगा, क्योंकि इन सारे रेजिस्टेंस के बीच में एक भी हमारा यहाँ पर कंडक्टर ही है, सब एक भी रेजिस्टेंस इनके बीच में है नहीं, तो इसलिए ये पॉइंट सिमिलर टू ये एंड सिमिलर टू ये पॉइंट। अब अगर बात की जाए करंट की, तो करंट हमारा हमेशा लोएस्ट पाथ लेता है, तो यहाँ पर उसके लिए ये पाथ होगा, करंट आराम से यहाँ तक पहुंच जाएगा बिना किसी रेजिस्टेंस को फॉलो किए। तो ये सारे रेजिस्टेंस हमारे सर्किट में है ही नहीं एक्चुअली में, तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारा 6 ओम का एक सिंगल रेजिस्टेंस रह जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस ये सर्किट था कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ए एंड बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी 6 ओम्स। तो ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको पता चले कि कहां पर करंट कौन सा रास्ता ले रहा होगा। चलिए यहाँ पर एक और थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको अगर आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। यहाँ पर सारी वैल्यू जो है 6 ओम की ही है, और यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है अगेन रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो ये पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट भी हमारा ए ही हो जाएगा, और यहाँ पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा, क्या ये ए होगा? नहीं। ये बी हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि बी पॉइंट और यहाँ पर आने से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इसीलिए ये पॉइंट बिल्कुल ही अलग पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पर एक लास्ट में ये जो कॉमन पॉइंट जैसा दिख रहा है इसको हम मान लेते हैं सी, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम हम डी दे देते हैं। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो ये जो ये पॉइंट ये तीनों ही पॉइंट एक ही पॉइंट है, तो ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसको जब आप एक बार इमेजिन कीजिएगा तब आपको पता चलेगा ए एंड सी के बीच में हमारे दो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस भी ए एंड सी के बीच में है, ये रेजिस्टेंस भी ए एंड सी के बीच में है। हालांकि इसको आप फिर रीड्रॉ करके भी बना सकते हैं, मैं पहले आपको सिंपली बता देता हूं, इसके बाद आपको रीड्रॉ करके भी सर्किट का बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए ए एंड सी के बीच में यहाँ पर ये भी है ये भी है, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है पैरेलल में हो जाएंगे, और 6 एंड 6 का पैरेलल होता है 3, और ये 3 एक साथ इसके साथ क्या हो जाएगा? सीरीज में हो जाएगा कि नहीं? और ये सीरीज सॉल्व करने के बाद आपको 3 + 6 9 हो जाएगा, और ये 9 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ से 6 के साथ पैरेलल है। जिसको समझ में आ गया होगा अभी पॉज करके आंसर आप मुझे बता सकते हैं, जिनको नहीं आया है चलिए उनके लिए मैं इस सर्किट को रीड्रॉ कर लेता हूं। यहाँ पर मैं पॉइंट ले रहा हूं ए, ठीक, और लास्ट में है हमारा बी, तो ये भी ड्रॉ कर दिया, और बीच में आता है हमारा कहीं पर सी एंड डी, ठीक है। अब हमको देखना है ए से सी के बीच में कौन कौन कनेक्टेड है। इसकी बात करें तो ये ए से सी के बीच में कनेक्टेड है, कर दिया। ये भी ए से सी के बीच में कनेक्टेड है, फिर से इसको भी कर दिया। अब ये कहाँ कनेक्टेड है? ए से डी के बीच में, ए से डी के बीच में है, तो इसको भी कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इसकी बात करें तो ये है सी से डी के बीच में, सी से डी के बीच में, इसको भी कनेक्ट कर दिया। और ये लास्ट वाला हमारा डी एंड बी के बीच में है, तो यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया। तो अब शायद आपको ये सर्किट आराम से समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये दोनों पैरेलल में है, इनका सॉल्व करके इसके साथ इसको सीरीज में ऐड कर देंगे, और फिर इसका इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। तो चलिए 6 एंड 6 का हो जाएगा 3, 3 एंड 6 9, तो हमारा सर्किट फिर कैसा बच जाएगा? हमारा लगभग ऐसा हो जाएगा, ऊपर 6 का 6 और नीचे बन जाएगा हमारा 9, और ये फिर 6 ओम से कनेक्टेड है। 6 एंड 9 का पैरेलल कैसे सॉल्व करेंगे? हम 1/r = 1/6 + 1/9, एलसीएम ले लेंगे 18, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, हम 18/5 आ जाएगा हमारा R इक्विवेलेंट। इन दोनों का जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया? 18/5, और ये चीज किसके साथ ऐड करेंगे? सीरीज में है तो हम 6 के साथ ऐड कर लेंगे।
तो 18/5 आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 18/5 प्लस 6। तो यहाँ पर भी फिर से एलसीएम ले लेंगे हम लोग, और हमारा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड बाय 5, 18, 5 6 30, और 30 प्लस 48/5 ओम। ये हमारा आर इक्विवेलेंट निकल गया इस सर्किट का। अगर आपने सॉल्व किया है अच्छे से तो आपको इसका आंसर आराम से पता चल रहा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके अच्छे एग्जाम्स में, होमी बाबा जैसे एग्जाम, या फिर हम बात करें साहू स्क्रीनिंग के टेस्ट में, तो वहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी से ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस देख चुके होंगे, और साहू स्क्रीनिंग में आपको इस टाइप के देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर चलिए एक और क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, इसको आप देखिए अच्छे से। क्या इसको आप इजिली सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं? पॉज कीजिए, ए एंड बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। आई होप आपने ट्राई करने की पूरी कोशिश की होगी और आपसे हो भी गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब तक आपको मैंने बताया कि जब भी कोई सिमिलर पॉइंट आपको दिखे तो आप उसका नाम ले लेंगे। तो ये पॉइंट हमारा ए है। क्या और कोई पॉइंट ए होगा? इस सर्किट में ऐसा नहीं है, क्योंकि हर जगह से आने पर आपको एक रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल जा रहा है। तो यहाँ से इधर भी जाए रेजिस्टेंस मिल गया, इधर भी गए रेजिस्टेंस मिल गया। अगर नहीं मिलता तो इस पॉइंट को हम ए बोल देते। हालांकि ये क्वेश्चन उस टाइप का नहीं है, तो यहाँ पर ये टोटली डिफरेंट पॉइंट है, इसका नाम हम रख लेते हैं सी, और यहाँ पर एक और पॉइंट मिल रहा है जिसका नाम रख लेते हैं डी। अब इस सर्किट को ड्रॉ करेंगे, रीड्रॉ करेंगे हम लोग ऐसा कुछ। ए यहाँ पर रख लेंगे, बी यहाँ पर रख लेंगे, और हमारा सी एंड डी यहाँ पर रखेंगे। इस सर्किट में खास ये बात का ध्यान रखना होगा, एक स्ट्रेट लाइन में आप रखेंगे तो फिर तो यही सर्किट बन जाएगा। इसीलिए हमने सी और डी को थोड़ा ऊपर नीचे लिया है, और क्योंकि हमको ए एंड बी के बीच में निकालना है तो इसीलिए हमने लास्ट में और स्टार्टिंग में ए एंड बी को रखा है। ऐसा करने के बाद अब आप एक एक रेजिस्टेंस को देखिए, ये कनेक्शन कहां पर है? ए एंड सी के बीच में, तो इसको ए एंड सी के बीच में कनेक्ट कर दिया। ये कहां है? ये है सी एंड डी के बीच में, सी एंड डी के बीच में है तो इसको भी कनेक्ट कर दिया। ये कहां है? डी एंड बी के बीच में, डी एंड बी के बीच में, तो इसको भी कनेक्ट कर दिया। ये कहां है? सी एंड बी के बीच में, तो इसको भी कनेक्ट कर दिया। ये लास्ट वाला जो बचा है ए एंड डी के बीच में, ये भी यहां पर कनेक्ट कर दिया। ऐसा जब आपको सर्किट देखने को मिलेगा तो ये है ब्रिज, इसको ब्रिज बोला जाता है, और इसको कैलकुलेट किया जाता है क्या ये बैलेंस्ड ब्रिज है या नहीं। अगर ये बैलेंस्ड ब्रिज है, जो कि हमको कैसे पता चलेगा? जब सारी वैल्यू हम लिख के देखेंगे, यहाँ पर सारा 6 है तो हम 6 तो लिख दिए सभी जगह। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वैल्यू सेम है, क्योंकि हालांकि यहाँ पर सारे रेजिस्टेंस सेम है, तो वैल्यू भी ऑब्वियसली है कि सेम आएगा। 6 6 36, 6 6 36, दोनों जगह हमारा 36 आया एंड बोथ आर इक्वल। तो इसीलिए हमारा जो ये ब्रिज है ये एक्चुअली में बैलेंस्ड है। और बैलेंस ब्रिज हमको कहता क्या है? वो ये कहता है कि जो अगर बैलेंस ब्रिज है तो वोल्टेज ऑफ सी, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज जब हम दोनों में यहाँ पर नापेंगे तो दोनों ही इक्वल होगा। मतलब अगर मैंने एक वोल्ट मीटर लिया और उसको कनेक्ट किया एक सी पॉइंट से एक डी पॉइंट से, तो यहाँ का वोल्टेज हमको क्या शो करेगा? 0 वोल्ट। ये दोनों चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल जब सेम है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? Vc minus Vd equal to 0. That's why we are getting 0 volt on this potential difference between C and D. अब इसका मतलब क्या है ये अच्छे से आप समझिए। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज 0 होने की वजह से हमारा कोई भी करंट, ये जो बीच में एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का, इससे फ्लो करेगा ही नहीं। ये यहां पर कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ गया
तो बैलेंस ब्रिज का क्वेश्चन आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा। सर्किट को आराम से देख लीजिए, हमको रेजिस्टेंस निकालना होता है डायगोनली और बीच में कोई एक रेजिस्टेंस होता है। अगर इसका मल्टीपल इसके साथ और इसका मल्टीपल इसके साथ सेम है, जैसे मान लीजिए ये 6 है और ये 4 है, 6 4 जा 24, और यहां पर मान लेते हैं 6 और यहां पर 4, तो भी 6 4 जा, तो यहां पर भी सेम आ जाएगा। तो इस वजह से ये भी ब्रिज बैलेंस है। अब देखिए थोड़ा सा मैं अलग कर रहा हूं, यहां पर अगर 4 ओम रख दें और यहां पर 3 ओम रख दें और यहां पर रख दे 6 और यहां पर रख दे 2, तो क्या ये ब्रिज बैलेंस है? तो यहां पर भी आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, तो बोथ सेम आने की वजह से यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। वोल्टेज सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0। और इस वजह से इस रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो इस वजह से हम वो करंट कोई फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए हम वो रेजिस्टेंस इंक्लूड करते ही नहीं है। तो हमारा सर्किट एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ यही बच जाएगा, 4 6 2 3, इसका कोई भी वैल्यू हो, 100 ओम ही क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सीरीज में ऐड कर लेंगे और इन दोनों को भी सीरीज में ऐड कर लेंगे और इन दोनों का पैरेलल सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो चलिए वापस इस पॉइंट पे आ जाते हैं। तो इसका मतलब हमारा ये रेजिस्टेंस है ही नहीं सर्किट में, तो इसको हटा देते हैं और 6 + 6 हमारा 12 हो जाएगा, एंड ऊपर भी 12 एंड नीचे भी 12, और ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। तो हमारा अगेन ए एंड बी के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 6 ओम का, क्योंकि 12 एंड 12 का पैरेलल 6 ओम होता है। तो इसका आंसर आपको समझ में अब आ चुका होगा। तो देखा आपने इस सर्किट को कैसे हमने रीड्रॉ करके पहले ब्रिज बनाया और फिर चेक करना जरूरी है कि ब्रिज बैलेंस है कि नहीं, तभी आप ये रेजिस्टेंस हटा सकते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अगर ब्रिज बैलेंस नहीं हुआ तो, तब वो केस बन जाता है स्टार डेल्टा का कनेक्शन। वो आपको हायर क्लास में 11th 12th में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये जो डेल्टा है इसको आप स्टार में कन्वर्ट करेंगे, फिर आपको यहाँ का एक्चुअल रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हालांकि वो आपके अभी सिलेबस में है नहीं, तो इसमें आपको बिल्कुल भी अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपको जितने भी ब्रिज टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको बैलेंस्ड ही मिलेंगे, तो आप इस बात का ध्यान रखें। ये भी जो क्वेश्चन है सिमिलर ब्रिज का ही क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बना पाते हैं कि नहीं, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बोनस में दे रहा हूँ। चलिए इसको आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है, वेल एंड गुड। अगर यहाँ पर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार आपको इस क्वेश्चन के माध्यम पर समझा देता हूँ। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये पॉइंट सिमिलर है, तो हम यहाँ पर ए और कहीं भी नहीं लिख सकते, तो इसको एक अलग पॉइंट नाम दे दिया सी, ये हमारा अलग पॉइंट है डी, और ये हालांकि बी पॉइंट ही होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा ए पॉइंट ही होगा, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम रेजिस्टेंसेस की बात करें तो हम इसको ड्रॉ करेंगे कैसे, उसी सिमिलर फैशन में, जहां पर ए एंड बी को हम लास्ट में रखेंगे, क्योंकि हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है, और सी और डी को कहीं पर भी ऊपर नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की बात करें तो ये कनेक्टेड है ए एंड सी के बीच में, तो हम इसको कनेक्ट कर देंगे, इसका नाम भी लिख देंगे। फिर हम सी एंड डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, इसको कनेक्ट कर देंगे, इसका वैल्यू भी हम यहाँ लिख देंगे। और फिर सी एंड बी के बीच में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ये वाला, इसका नाम भी लिख देंगे। ये डी एंड बी के बीच में कनेक्टेड है, तो ये भी हम ऐसे बनाकर इसको भी लिख देंगे। और लास्ट में हमारा ये रेजिस्टेंस बचा हुआ है, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। ये कैसे किया हमने, ये आप अच्छे से आप समझ चुके होंगे। अब अगेन ये क्वेश्चन जो है ब्रिज का क्वेश्चन बन चुका है, और यहाँ पर हमको चेक करना है कि वेदर इट इज बैलेंस ब्रिज और नॉट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए 12 2 जा 24 और इधर 6 4 जा 24, ये दोनों ही सेम है, इसीलिए हमारा ब्रिज बैलेंस्ड है।
और इस वजह से हमारा यहाँ पर जो कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो हमारा जो सर्किट है वो एक्चुअली में क्या बन चुका है, एक ऐसा सर्किट बन गया है जहां पर ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये सीरीज में है, और ये दोनों आपस में पैरेलल में है। इन दोनों को सीरीज में करेंगे तो ऐड करना पड़ेगा, तो हम ऐसा बना लेंगे, और A एंड B के बीच में इन दोनों का एडिशन 12 प्लस 4 हमारा 16 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 6 प्लस 2 8। और यहाँ पर अब बस आपको पैरेलल को सॉल्व कर लेना है। 16 और 8 का पैरेलल आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 16/3, और R इक्विवेलेंट हमारा निकल गया है 16/3 ओम। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस सर्किट का। जिन बच्चों को अच्छे से ये समझ में आ चुका होगा वो आराम से यहीं पर देख सकते हैं कि ये ब्रिज का क्वेश्चन बन रहा है, तो यहाँ पर चेक कर लेंगे वो तुरंत 12 2 24, 4 6 24, और यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है इससे कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं। तो फिर आप एक्चुअली में यहाँ पर देखिए सीरीज गए, और ये भी एक दूसरा सीरीज है, और ये दोनों सीरीज आपस में पैरेलल है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, और इससे मैं होप करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आराम से निकाला जाता है।